जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन, ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पे फॉर रियल कुछ हैपनिंग शुरू हुई थी। जेनरिक मेडिसिन होती क्या है समझने के लिए मैं आपको बता दूं। जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड मेडिसिन का सस्ता रूप होती हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, डोलो और क्रोसिन ये ब्रांडेड वर्जन है, लेकिन पैरासीटामोल जेनरिक वर्जन है। जेनरिक मेडिसिन का कॉम्पोजिशन सेम होता है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। इसके साथ साथ इसके इफेक्ट्स और इसके साइड इफेक्ट भी सेम होंगे। डिफरेंस है वो सिर्फ प्राइसिंग का। जेनरिक मेडिसिन का प्राइस यहाँ होगा और ब्रांडेड का यहाँ पे। अगर हम नंबर्स की बात करें, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देश में अभी तक 9,303 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। जन औषधि केंद्र या फिर जेनरिक मेडिकल स्टोर, जहाँ पर 1800 डिफरेंट टाइप की ड्रग्स और 285 सर्जिकल आइटम्स मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइसिंग में। नंबर्स नो डाउट अच्छे हैं, बट यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का। और शायद इसीलिए 2 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन इश्यू किया था। NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें 33 मेंबर्स होते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन काफी हद तक इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, एंड इवन नॉट जस्ट द एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करता है। उनके लिए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस डिफाइन करता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, इंस्पेक्शन करना, मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग प्रोवाइड करना, और अगर कोई डॉक्टर मिसकंडक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। ये सारे के सारे काम NMC द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो NMC ने 2 अगस्त को इंडिया के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कुछ मेन पॉइंट थे। पहला पॉइंट कि डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। नंबर 2, ये प्रिस्क्रिप्शन साफ साफ और बोल्ड लेटर्स में लिखी होनी चाहिए ताकि किसी भी कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी न रहे। नंबर 3, डॉक्टर्स किसी भी टाइप के मेडिकल सेमिनार या मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मा सेक्टर या एलाइड हेल्थ सेक्टर ने प्रमोट किया हो और आई कैन से स्पॉन्सर किया हो। इसके पीछे गवर्नमेंट का साफ सा मोटिव है हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बनाना और डॉक्टर्स को फोर्स करना अपनी ड्यूटी को थोड़ा और एथिकली हैंडल करने के लिए, ना कि हॉस्पिटल के सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविजन भी रखा है कि इन केस अगर कोई भी डॉक्टर ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दैट इंक्लूड्स कैंसिलेशन ऑफ हिज मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस एज वेल। डॉक्टर्स की तो अभी यहाँ तक आपको नायक वाले अनिल कपूर की फीलिंग आ रही हो कि ये फाइनली बहुत अच्छा हुआ। विलन की एंट्री भी बाकी है। पहला ये IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, और दूसरा ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इनकी बॉन्डिंग देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कस्टमर की जेब से पैसा निकलेगा, आधा डॉक्टर की जेब में, आधा फार्मा कंपनी की जेब में। डॉक्टर्स और फार्मा कंपनी एक दूसरे के बैकबोन की तरह काम करते हैं। डॉक्टर्स हैं तो फार्मा कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, और फार्मा कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले। यहाँ पे IPA और IMA दोनों के दोनों इस रेगुलेशन के अगेंस्ट में आ गए। हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स IMA के मेंबर्स हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे इस रेगुलेशन को कैंसिल करवाने के लिए। स्ट्राइक ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स रोड पे बैठे हुए हैं, इनका पैरेलल में गवर्नमेंट से डिस्कशन भी चल रहा था। अपनी साइड को डिफेंड करने के लिए IMA ने भी कुछ पॉइंट्स रखे हैं। उनमें से पहला है कि जेनरिक मेडिसिन का सिर्फ 1% क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जाता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ जेनरिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये पेशेंट की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। IMA का दूसरा पॉइंट था कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करने से डॉक्टर्स को मेडिकल साइंस की न्यू इन्वेंशंस के बारे में पता चलता है, न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में पता चलता है और न्यू मेडिसिन के बारे में पता चलता है। तो ऐसे सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से रोकना डॉक्टर्स की लर्निंग के लिए ठीक नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट IMA ने दिया है कि जेनरिक मेडिसिन यूज करने से बेटर है कि ब्रांडेड मेडिसिन के ही प्राइसेस कम कर दो, बिकॉज ये मेडिसिन ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर प्राइस कम हो गया तो लोगों पे इतना फाइनेंशियल इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, इनका ये डिस्कशन फ्रूटफुल रहा। 24 अगस्त को गवर्नमेंट ने नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑर्डर को होल्ड कर दिया। हेल्ड इन अबेयंस, दैट मीन्स ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी चर्चा के लिए रखा गया। इस पे और डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट मे बी उस पर कोई डिसीजन होगा। टू माई सरप्राइज IMA एंड IPA आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इट। IMA ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक लेटर पोस्ट किया है थैंकिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आवर हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि धंधा बच गया भाई। लेकिन जो $1 बिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि वाई IMA इज अपोजिंग जेनरिक मेडिसिन। IMA जेनरिक मेडिसिन का विरोध क्यों कर रही है? देखो, बोलने के लिए IMA ने बहुत वैलिड रीजन दिए हैं जिसको मीडिया में या कहीं भी कोई अपोज नहीं कर सकता और किया भी नहीं गया है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि फार्मा कंपनीज भर भर के डॉक्टर्स पे पैसे उड़ाती हैं। नॉर्मली होता क्या है, डॉक्टर चेक करता है, दवाई प्रिस्क्राइब करता है और साथ में ये भी बोलता है कि यही हॉस्पिटल की फार्मेसी से लेना, बाहर दवाई नहीं मिलेगी। उस फार्मेसी पे ना हमें कोई डिस्काउंट मिलता है ना ही कोई दूसरा वर्जन। ये सब किया जाता है फार्मा कंपनी के टारगेट्स को मीट करने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्रांड को बेचने के लिए है, क्योंकि उसका बेनिफिट अल्टीमेटली हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों को मिलेगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि फार्मा और डॉक्टर्स एक नेक्सस की तरह काम करते हैं मैक्सिमम केसेस में।
ऐसा नहीं कि अच्छे डॉक्टर नहीं होते, अच्छे डॉक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, बट पैसे के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए महंगी दवाई रिकमेंड करने वाले डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, एक काम करना, सेम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाना, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल जाना, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। डॉक्टर्स की फ़ीस को साइड भी कर दोगे तो भी जो दवाई प्रिस्क्राइब होगी दोनों जगह से, उनके प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एंड मे बी कॉम्पोजिशन दवाइयों का सेम हो, लेकिन उनके प्राइस टैग एक का यहाँ होगा और दूसरे का यहाँ पे। अब बात करते हैं कि फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को कंपनसेट कैसे करती हैं उनकी मेडिसिन को रिकमेंड करने के लिए। ये गेम बहुत बड़ा है। दिस वन इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, इसमें कार, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कैश, फंडिंग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप जहाँ कंपनी अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं, फ्री सैंपल्स, रिबेट्स, डिस्काउंट्स एंड इवन फंडिंग फर्दर मेडिकल स्टडीज़। कुछ ऐसे भी बेनिफिट जिसके बारे में मैं वीडियो में बात नहीं कर सकता। आई एम श्योर आप समझदार हो। ये सारे गिफ्ट्स डॉक्टर्स को बायस बनाते हैं और इसका सीधा बेनिफिट फार्मा कंपनी को होता है और उसके बाद डॉक्टर्स को, लेकिन कटता हमारा है। वो बात अलग है कि इस तरह के बेनिफिट्स या गिफ्ट्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट में है, बट धंधा है पर धंधा है। और जहाँ बात पैसे की आती है वहाँ पे लोग अक्सर मोरालिटी को साइड करते हैं। अब डॉक्टर्स की रीजन तो ऑब्वियस है एंड दैट इज़ वाई दे आर अपोजिंग दिस चेंज। एट द एंड ये सारे के सारे एथिक्स, ये कोड ऑफ कंडक्ट, वो 3 इडियट्स वाली डॉक्टर्स की होती है, सारे की सारे बातें ही रह जाती है, क्योंकि व्हाट रियली मैटर्स फॉर फार्मा कंपनीज एंड फॉर डॉक्टर्स कि कितना पैसा आया। चलिए बात करते हैं कि अगर डॉक्टर्स सिर्फ जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करते हैं या सिर्फ जेनरिक मेडिसिन को या सस्ती दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। इन दैट केस हेल्थ केयर काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में 30 से 80% तक सस्ती होती है। तो वो लोग, खासकर बुजुर्ग लोग जो रेगुलर मेडिकेशंस पे रहते हैं ड्यू टू सीवियर हेल्थ कंडीशंस, उनको अपनी हेल्थ और अपने फाइनेंस मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि जितने भी लोग मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, अगर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस वो मेडिकल फैसिलिटी अवेल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को उनका पे आउट करना पड़ता है। और अगर दवाइयाँ सस्ती हैं तो उनका बर्डन भी काफ़ी हद तक कम होगा। 2017 में केस आया था, आपको याद होगा, गुड़गांव का केस है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। एक 7 साल का बच्चा डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 15 दिन तक ये बच्चा आईसीयू में था, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। उसके बाद जो हॉस्पिटल ने उस बच्चे की फैमिली को बिल दिया तो बिल था 16 लाख रुपए का। आई एम श्योर आपने ये केस न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि ये केस बहुत हाइप हुआ था। और इतनी हाई अमाउंट का रीज़न सिर्फ एक था कि डॉक्टर्स ने जो दवाई यूज़ की थी वो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस टैग वाली दवाई यूज़ की थी, क्योंकि फार्मेसी में बाकी ब्रांड्स भी अवेलेबल थे विद सेम कॉम्पोजिशन एंड लोअर प्राइस, बट हॉस्पिटल ने अपना बिल बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ वही मेडिसिन यूज़ की हैं जो सबसे ज़्यादा महंगी थी। जब ऐसे केसेस देखते हैं तो लगता है कि सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे के सारे एथिक्स, ये सब बकवास है। गवर्नमेंट का जेनरिक मेडिकेशंस वाला मूव तो बहुत अच्छा था, बट अभी के लिए होल्ड में चला गया है एंड दैट्स नॉट गुड। मे बी नेक्स्ट इलेक्शन है, मे भी कोई और रीज़न है। एंड फॉर दैट लेट मी टेल यू कि इंडियन फार्मा सेक्टर साल 2023 में अप्रोक्स $50 बिलियन का है और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। यहाँ पे मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। अब आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लो, इतनी जीरो आ जाएंगी कि काउंट भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं नंबर ऐसे बता रहा हूँ। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये 2 सेक्टर ऐसे इंडिया में सबसे ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड है, बहुत ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी इन्हीं 2 सेक्टर्स में होती है। एक प्राइवेट फार्मा कंपनी जो पहले किसी ड्रग की R&D में इन्वेस्ट करती है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करती है और फिर उसकी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है, और वो सारा का सारा एक्सपेंसेस हम पे करते हैं। और अगर वही ड्रग किसी कंपनी ने इन्वेंट की है खुद से, तो पेटेंट होने की वजह से वो और महंगा करके बेचती है, बिकॉज एक टाइमलाइन होती है और उस टाइमलाइन में कोई भी ड्रग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ड्रग को कॉपी करके नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती। इसी वजह से पेटेंट की हुई मेडिसिन और ज़्यादा महंगी बिकती है। जिस स्केल पे हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फार्मा सेक्टर, वो चेंजेस सिर्फ गवर्नमेंट ही ला सकती है। और अगर गवर्नमेंट यहाँ तक आ गई है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आगे कुछ और बेटर होगा। लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं? हम 2 चीज़ें करेंगे, आपको भी करनी है। पहला, जब अगली बार डॉक्टर विजिट करो तो डॉक्टर को बोलना कि प्रिस्क्रिप्शन को साफ साफ शब्दों में लिखे। दूसरा, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करनी कि ब्रांडेड के साथ साथ में जेनरिक वर्जन भी मेंशन करने के लिए। इस पे मुझे डाउट है कि बहुत सारे डॉक्टर्स मना कर देंगे कुछ भी रीजंस देके, लेकिन पूछने में क्या जाता है। फिर भी फोर्स करना, इंसिस्ट करना कि प्लीज़ मेंशन जेनरिक नेम एज वेल। तीसरा, अगर डॉक्टर मना करता है तो केमिस्ट से पूछना
कि इसका जेनरिक वर्जन अवेलेबल है क्या। हॉस्पिटल फार्मेसी से नहीं, बाहर वाली फार्मेसी से प्राइस कंपेयर करना, देन यू विल नो द डिफरेंस। यहाँ एक और बात है जो मुझे पता चली एंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। एक बंदा है जिसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है और वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है। उसकी प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप हमारी प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन को छोड़ के कोई जेनरिक वर्जन यूज करते हो और उससे अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए ना हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल होगा ना डॉक्टर। अब देखो, जेनरिक मेडिकेशंस लाइक आई सेड सेम सॉल्ट सेम कॉम्पोजिशन यूज करती हैं और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। साइड इफेक्ट तब होंगे तब आप मेंशन डोज से ज़्यादा लेते हो। तो इस डाउट की वजह से हम क्या करते हैं, हम वही दवाई लेते हैं जो डॉक्टर ने बताई है और बस उनका काम हो गया। आपकी पॉकेट से पैसा निकला, फार्मा कंपनी को गया, फार्मा कंपनी से घूम के डॉक्टर की पॉकेट में आ गया। सो लाइक आई सेड, हेल्थ केयर में अभी बहुत ड्रास्टिक और ट्रांसफॉर्मिंग सुधारों की ज़रूरत है एंड आई होप जल्दी हो सके। शायद ये गवर्नमेंट कुछ करे। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगा है कि डॉक्टर की मनमानी की वजह से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा या जानबूझ के आपको हाई प्राइस टैग वाली दवाइयाँ पिच गई है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है राजीव कौशिक और आप देख रहे थे द इंडियन यूट्यूबर। अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।